हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं रीड 2025 के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स? 30 क्वेश्चन होंगे। यह क्वेश्चन आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ड वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, नासिका, मूर्धा, तालु या कंठा। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, मूर्धा। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है, मूर्धा। अब आप इससे पहचानने का एक सूत्र याद रखिए, जिसके माध्यम से आप आसानी से उच्चारण स्थान पहचान पाएंगे। सूत्र क्या है देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी मूर्धा से इस सूत्र में जितने वर्ण आ रहे हैं वह सभी उच्चारित होंगे। कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं समझिए। री आ रहा है, टू से पूरा टा वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा। रा आ रहा है और ये वाला शा आ रहा है, यानी षटकोण वाला शा आ रहा है। तो इतने वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण पूछा गया है? डा वर्ण पूछा गया है। डा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, जिसके अंतर्गत री आएगा, टू से पूरा टा वर्ग आ जाएगा, फिर रा आएगा, षटकोण वाला सा आएगा। ध्यान रखिएगा इस तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी हिमालय से निकलती है इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः करोति। गंगा नदी हिमालयः प्रभवति, गंगा नदी हिमवतस्य प्रवहति, गंगा नदी हिमावनात् प्रभवति, गंगा नदी हिमालयात् प्रभवति। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, गंगा नदी हिमालयात् प्रभवति। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा गंगा नदी हिमालयात् प्रभवति। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर से है तो यहाँ पर हिमालयात् यानी पंचमी विभक्ति क्यों आ गई है? तो पंचमी विभक्ति क्यों आ गई है समझिए। पंचमी विभक्ति में अपादाने पंचमी, सूत्र से पंचमी विभक्ति इस वाक्य में हुई है। अपादान यानी अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गंगा नदी जो है हिमालय से अलग हो रही हैं, हिमालय से निकल रही है ना, तो वहाँ से अलग हो रही हैं। तो अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। सूत्र क्या है? अपादाने पंचमी, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। यह संस्कृत अनुवाद का नियम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक वर्णानाम उच्चारण स्थानम भवति, मुखनासिका, दंता, तालु या कंठा। अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, बताइए कौन सा होता है अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान? अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मुखनासिका। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। और यह किस सूत्र से होता है? सूत्र भी समझिए, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी मुख तथा नासिक से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, गम प्लस तव्यत कृदंत प्रयोगे, गमितव्यम, गंतव्यम, गातव्यम या गंतव्यत। यानी गम प्लस तव्यत, तव्यत एक प्रत्यय है, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस तव्यत मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? गंतव्यम शब्द बनेगा। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। यह कृदंत प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, तव्यत प्रत्यय है। तो यहाँ पर गम प्लस तव्यत मिलाकर बनेगा गंतव्यम। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अगला देखिए, पितृ शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम अस्ति, पित्रा, पितरम, पित्रे, पितराय। पितृ शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप होगा, क्या होगा? पित्रे होगा। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है।
पितृ शब्द का रूप थोड़ा अलग चलता है ना, तो इसलिए यहाँ पर पितरे होगा, ध्यान रखिएगा, चतुर्थी एक वचन में। वैसे राम का रूप जब चलाएंगे तो वहाँ तो रामाय होता है, लेकिन पितृ का ऋकारांत है, ये थोड़ा अलग रूप चलता है, तो इसलिए यहाँ पर पितरे होगा। पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्या, बाकी तो वैसे रहेंगे लेकिन एक वचन में थोड़ा अलग रहेगा। पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्या, ध्यान रखिएगा इस तरह। ऑप्शन थर्ड सही है। अगला देखिए, चोरात भयम समास अस्ति, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष या द्वितीया तत्पुरुष। चोरात भयम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष तो होगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष होगा बताइए। यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। और यह किससे होगा? पंचमी भयेन सूत्र से होगा। यानी यहाँ भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास है। तो सूत्र कौन सा है? पंचमी भयेन सूत्र है। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। चोरात भयम में समास होगा पंचमी तत्पुरुष, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सह डैश खंजा रिक्त स्थान उचित पूर्ति करोति, पादेन, पादस्य, पादात या पादम। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? सा पादेन खंजास्ति, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा। यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। और तृतीया विभक्ति क्यों हुई है? क्योंकि ये नांग विकारा सूत्र लगा है। कौन सा सूत्र लगा है? ये नांग विकारा, ये नांग विकारा सूत्र लगा है, ध्यान रखिएगा। ये नांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। जिस अंग में विकार होता है उस अंगवाचक शब्द की तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? वह पैर से लंगड़ा है। पैर से लंगड़ा है तो पैर से में तृतीया विभक्ति हुई है। सूत्र कौन सा है? ये नांग विकारा, यानी जिस अंग में विकार है उसकी तृतीया विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवचन विधेय उपयोगः सार्थक अस्ति, प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तरे या सर्वाणी। प्रवचन विधि का उपयोग कहाँ पर सार्थक होगा? प्राथमिक स्तर में, पूर्व प्राथमिक स्तर में, उच्च प्राथमिक स्तर में या सभी में? तो प्रवचन विधि यानी व्याख्यान विधि की बात हो रही है। कौन सी विधि की? व्याख्यान विधि की बात हो रही है। व्याख्यान विधि की बात हो रही है तो व्याख्यान विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर सार्थक होगी। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिश्च हरश्च इत्यत्र समस्त पदम वर्तते, हरहरि, हरिहरः, हरिहरो न कोऽपि। हरिश्च और हरश्च में कौन सा समस्त पद है? तो इनमें से कौन सा है? हरिहरो। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। यहाँ पर समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व में भी कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हरिहरो शब्द में कौन सा द्वंद्व होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाच्यम परिवर्तनम कुरुतः शिशु जलम पिबति, इसका वाच्य परिवर्तन करिए। शिशुना जलम पीयते, शिशुना जलम पीयते, शिशुना जलम पिबते, शिशुना जलम पीयते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यहाँ जो शिशु एक वचन में है वह तृतीया एक वचन में हो जाएगा। ये प्रथमा एक वचन में है तो ये वाला जब हम परिवर्तन उसका करेंगे तो तृतीया एक वचन में हो जाएगा। जलम यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति है, तो जलम नपुंसक लिंग है तो वह जलम ही रहेगा प्रथमा में भी, तो जलम का जलम ही हो गया। पिबती परस्मैपदी धातु है तो यहाँ पर आत्मनेपदी हो जाएगी, तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। शिशुनाथ जलम पीयते। अगला क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र वाका समाचार पत्राणि सर्वेभ्यः वितरति, रेखांकित पदे का विभक्ति, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या द्वितीया। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। समाचार पत्र वाहक समाचार पत्रों को सभी को वितरित करता है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्यायामं पदे अस्मिन् कति उपसर्गा सन्ति? एकः त्रयः द्वे उपसर्गा न सन्ति। व्यायाम पद में कितने उपसर्ग हैं? तो 2 उपसर्ग हैं। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। कौन कौन से हैं? एक तो वी उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। वी और आ और यम शब्द है। तो यम शब्द हुआ, वी और आ प्रत्यय हुए, तो मिलाकर व्यायाम बना है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। री वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति कंठः दन्तः मूर्धा या ओष्ठः। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। री वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। सूत्र कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। फ्रेंड्स, आप लोग इसे बार बार ऐसे याद नहीं करेंगे, ऐसे 1-2 बार वीडियो देख लेंगे और 1-2 बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सूत्र बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार लिख भी रही हूँ। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ ये ऑप्शन लिखने में थोड़ा गलत हो गया है, तो समझ लीजिएगा आप लोग। मूर्धा वाला सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए। संगे शक्ति कलौ डैश धर्मः कार्या युगे वर्षः। ये सूक्ति है, इसे आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन थर्ड सही होगा, युगे। संगे शक्ति कलौ युगे है, तो ऑप्शन थर्ड सही है। अगला देखिए। श्रवणकुमारः आज्ञाकारी पुत्रः आसीत् अत्र विशेषणम अस्ति। श्रवणकुमारः पुत्रः आज्ञाकारी आसीत्। यहाँ पर कौन सा विशेषण है? यहाँ पर विशेषण है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी शब्द यहाँ पर विशेषण है, तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए। पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्यय तरप तसिल तमप तव्यत। पवित्रतमा में प्रत्यय है तमप, ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए। अर्थो ही कन्या परकीव एव छंदः वर्तते उपजाति उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा या मालिनी। यहाँ पर कौन सा छंद है? इस सूक्ति में कौन सा छंद है? यह सूक्ति किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की है। ध्यान रखिएगा, सूक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की है। किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की यह सूक्ति है। अर्थो ही कन्या परकीव एव। तो यहाँ पर छंद कौन सा है? ऑप्शन थर्ड है। ध्यान रखिएगा, सूक्ति बहुत ही फेमस है। नाटक का नाम भी पूछा जाता है कि यह कहाँ से उद्धृत है। यहाँ पर तो छंद पूछा गया, तो छंद कौन सा है? ऑप्शन थर्ड है, इंद्र वज्रा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अव्यय नास्ति नमस स्वस्ति स्वकीयम स्वधा। इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वकीयम नहीं है, ऑप्शन थर्ड सही आंसर होगा। स्वकीयम शब्द अव्यय नहीं है। अगला देखिए। पद्य शिक्षणस्य विधि प्रदर्शनम द्युत्पठनम खंडान्वयम मौनवाचम। पद्य शिक्षण की विधि है, कौन सी है? प्रदर्शन नहीं। द्रुत पठन, क्या आप जो पद्य पढ़ते हैं उसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे? नहीं। खंडान्वयन, खंडान्वयन ही है। पद्य शिक्षण की सबसे अच्छी विधि खंडान्वयन विधि है, क्योंकि हम पद्य को अलग अलग करके पढ़ेंगे तभी उसका अर्थ समझ में आएगा। मौन वाचन तो नहीं है, ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए। शिक्षायाः प्रमुख अंगे किम छात्राः धनम शिक्षकः पाठ्यक्रम। शिक्षा के लिए प्रमुख अंग है छात्र। जब छात्र ही नहीं रहेगा तो शिक्षा आप किसे देंगे? ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए। संस्कृत भाषायां कथितादेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। भाषा कौशलस्य व्याकरण दक्षता लेखन कौशलस्य श्रवण कौशलस्य। संस्कृत भाषायां कथिता आदेश अनुसारेण कार्य संपादनम विकासम भवति श्रवण कौशल। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सम प्लस दृश्य प्लस ल्यप कृदंत प्रयोगे, यानी यहाँ पर इस प्रत्यय के प्रयोग से कौन सा शब्द बनेगा? संपस्य, संदृश्य, संदृश्य या संदृष्टवा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा संदृश्य, ऑप्शन सेकेंड सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, सम प्लस दृश्य प्लस लेप प्रत्यय के प्रयोग से संदृश्य शब्द बनेगा, ऑप्शन सेकेंड सही आंसर है। अगला देखिए। द्विभाषात्मकः प्रविधि आवश्यकम वर्तते अनुवाद शिक्षणे व्याकरण शिक्षणे पद्य शिक्षणे या गद्य शिक्षणे।
द्विभाषा विधि किस में आवश्यक है? तो अनुवाद शिक्षण में। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। जब आप अनुवाद करेंगे तो आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए। जैसे आप संस्कृत का ही अनुवाद कर रहे हैं तो आपको संस्कृत भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए, तभी आप उसका अनुवाद कर पाएंगे। तो द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यक है अनुवाद शिक्षण में। अगला देखिए, छात्राणां ज्ञान विस्तारं क्रियते। अन्वेषण प्रश्ने, केंद्रीय भावबोध प्रश्ने, मूल्यांकन प्रश्ने या पुनरावृत्ति प्रश्ने? छात्राणां ज्ञान विस्तारं क्रियते अन्वेषण प्रश्ने। छात्रों के ज्ञान का विस्तार करता है अन्वेषण प्रश्न। अन्वेषण का मतलब खोज, खोज होता है ना अन्वेषण का मतलब। तो जब आप खोज करके सीखेंगे तो ज्ञान का ज़्यादा विस्तार होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, भाषाया कौशलानि सन्ति त्रीणि चत्वारि 10 या 1? भाषा के कितने कौशल हैं? तो 4 हैं। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। कौन कौन से हैं? सुनना यानी लिसनिंग, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW ये भाषा के कौशल हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसकी ट्रिक है। इसके माध्यम से आप इसका क्रम आसानी से याद रख सकते हैं। LSRW लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। तो ट्रिक ध्यान रखिएगा, क्रम आसानी से याद रख पाएंगे। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, का वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति मूर्धा तालु कंठा ओष्ठा। का वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। इसका सूत्र क्या होगा? अकुह अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, विसर्जनीया नाम कंठः। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ आएगा, पूरा का वर्ग आएगा और हा आएगा। विसर्जनीया से हो गया, क्या हो जाएगा? विसर्ग। विसर्जनीया से विसर्ग हो जाता है। आ यानी दोनों आ जाएंगे, छोटा और बड़ा। का से का वर्ग आ जाएगा पूरा, हा आ जाएगा और विसर्ग आ जाएगा। इतने वर्ण अकु विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र से समझ में आएंगे, जो कि कंठ से बोले जाएंगे। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, ता वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति कंठा दंता तालु या मूर्धा। यहाँ पर पूरा ता वर्ग पूछा गया है। तो ता, थ, द, ध, ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान है सी वाला, दंता। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। इसका सूत्र क्या है? लितुल सा नाम दंता, दंता, लितुल सा नाम दंता, जिससे ली और ला दोनों आ जाएगा। ला लिखा भी है लेकिन दोनों समझिएगा आप लोग। और तू से पूरा ता वर्ग आ जाएगा और ये सरौता वाला सा आ जाएगा। तो लितुल सा नाम दंता से क्या क्या आएगा आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर नहीं समझे हैं तो मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। ली आएगा, पूरा ता वर्ग आएगा, फिर ला आएगा और सरौता वाला सा आएगा। इतने वर्ण जो है दंत से बोले जाएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, कस्य वृद्धि संज्ञा न भवति आ ओ औ ए। यानी इनमें से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? तो किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। ओ की कौन सी होती है? गुण संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, ओ की गुण संज्ञा होती है और इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धिरादैच सूत्र से। वृद्धिरादैच सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, कः वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठा अस्ति वा ओ च ठ। इनमें से किसका है जो उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? तो किसका है? वा का। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आल्पवंती इति पदम अस्ति तिगंत अव्यय तद्धित या कृदंत। आल्पवंती पद है तिगंत। ऑप्शन ए सही आंसर है। तिगंत का मतलब होता है, समझिए, जिस शब्द के अंत में तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे ही तिगंत पद कहते हैं। तो यहाँ पर आल्पवंती में तिंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह पद जो है तिगंत है। न अव्यय है, न तद्धित है, न कृदंत है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। क प्लस अ
प्लस क प्लस स प्लस आ। अस्य योगेन का शब्दा भवति। इनके योग से कौन सा शब्द होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।